प्यारे बच्चों, आज अपना दूसरा पाठ है लहासा की ओर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था लेखक के बारे में, लेखक के परिचय के बारे में, उसके जन्म मृत्यु, उसकी रचनाओं के बारे में। उससे अगले वीडियो में हमने आपको कुछ पाठ का सार भी बताया था। यहां ये जो पाठ है लहासा की ओर, ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी स्वयं लेखक ने जो यात्रा की है उसका वर्णन यहां पे किया गया है। और लेखक लहासा ये जो स्थान है वहां जो पहुंचा था वो नेपाल से होता हुआ तिब्बत के रास्ते से गया था। ये जो रास्ता है ये एक व्यापारिक रास्ता है, परंतु उस समय ये बहुत कम खुलता था, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं यहां पर, भारत की और चीन की, वो पहरा देती थी। उनके बंकर बने हुए थे, फौजी वहां पर गश्त करते थे। परंतु जब लेखक ने ये यात्रा की उस समय ये रास्ता बिल्कुल वीरान था। वीरान का अर्थ है सुनसान। वीरान का अर्थ है सुनसान। वहां उस समय न कोई सेना थी, न उनके बंकर थे, सिर्फ फौज के मकान थे और एक पुराना किला था जो परित्यक्त किया हुआ था। परित्यक्त का अर्थ है छोड़ा हुआ। परित्यक्त, छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ, जिसको त्याग दे। लेखक ने वहां पर चाय पी, कुछ देर के लिए ठहरा। तिब्बती यात्रियों के लिए यहां पर बहुत सी तकलीफें होती हैं, तो कुछ आराम की बातें भी हैं। वहां जाति पाति छुआछूत का तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ की जो औरतें हैं वो पर्दा करती हैं। यहाँ के जो बहुत ही निम्न श्रेणी के लोग हैं वो भीख मांगने का कार्य करते हैं। और यदि आप उन्हें थोड़ा सा भी प्रेम से बोल लें तो वो आपके साथ साथ आपके भीतर, घर के भीतर तक घुसते हुए चले जाते हैं। चाहे आप अपरिचित हो या परिचित हो। वहां पर हर औरत अपनी झोली में चाय और मक्खन रखती है, और जैसे ही कोई अतिथि या कोई अपरिचित बाहर से आता है, तुरंत उसे गर्म पानी में डाल करके और घोल करके टोंटीदार बर्तन में या यूं कह दें केतली में ला करके उन्हें दे देती है। लेखक जब उस किले में पहुंचा तो उससे एक आदमी राहदारी मांगने आया।
राहदारी कि यहां से आप अगले गांव में जब जा रहे हो तो उस गांव में जाने के लिए आपको एक चिट दी जाती है, जो आपका यूं कह दें एक आईडी की आइडेंटिफाइड होती है आपकी कि हाँ मैं फला गांव से आया हूं और वहां मुझे जाना है। वो चिट लेकर के लेखक उस रास्ते से आगे चलता है। वहां पर फिर उसे वहां का जो एक स्थानीय व्यक्ति होता है जिसका नाम है सुमति, जो एक बौद्ध भिक्षु है, सुमति जो एक मंगोल जाति है, भिक्षु, उसे लेखक अपने साथ ले लेता है क्योंकि वो वहां के रास्तों का जानकार है। उसके साथ ही लेखक आगे अपनी यात्रा करता है। लेखक वहां से चलते चलते 16-17 हजार मील की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। उससे ऊपर चढ़ने के लिए उन्हें घोड़े की जरूरत होती है जिसके ऊपर वो स्वयं भी बैठ सके और अपना सामान भी लाद करके चढ़ाई कर सके। इन दोनों ने चाय पी और चाय पी के एक एक घोड़े पर सवार हो गई। 17-18 हजार फीट की जो ऊंचाई थी, उस ऊंचाई को पार करने के लिए दोनों चल लिए। सुमति के पास जो घोड़ा था वो तेज तर्रार था, सो लेखक से आगे निकल गया। लेखक के पास जो घोड़ा था वो थोड़ा सुस्त और आलसी सा था, जिससे लेखक उससे बहुत पीछे रह गया। आगे चल करके लेखक को 2 रास्ते दिखाई दिए, एक बाईं ओर एक दाहिनी ओर। तो लेखक गलती से बाईं ओर घूम गया, बल्कि उसे घूमना था दाहिनी ओर। बाईं ओर जाकर के कुछ दूर जब वो गया तो उसे पता चला कि अब तुम तो गलत रास्ते पर आ गए। वो फिर वापस आया, वापस आकर के वो दाहिनी ओर घूमा। तब तक जो सुमति उसका साथी था वो काफी दूर तक जा चुका था और एक यथा स्थान पर जाकर के वो रुक गया। लेखक जब वहां चलने लगा तो उसे ऊंची ऊंची पहाड़ी पर श्वेत ही श्वेत दिखाई दिया। श्वेत का अर्थ है सफेद। और वो सफेद क्या था? वो बर्फ थी उन पहाड़ों पर। श्वेत शिखर दिखाई दिए। भीटे की ओर दिखने वाले ये पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे का अर्थ है रेत का टीला। भीटे का अर्थ है रेत का टीला। जैसे रेत के टीले होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऐसे ही ये सफेद पहाड़ हैं जो ऊंचे ऊंचे थे। वहां बर्फ ही बर्फ थी, किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं थी। उसी स्थान पर जो ऊंची चोटी है
जो डांडे के देवता का स्थान जिसे माना गया है, डांडा जो एक ऊंची जमीन है, उस स्थान को कहा गया है। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और ढेर सारे रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित है, सजाया गया है, जो देवता का स्थान बताया गया है। लेखक 1.5-2 मील ही चला होगा कि गांव के करीब पहुंच गया, और उस गांव से बाहर उसका जो साथी था, वो सुमति, वो उसका इंतजार कर रहा था। सुमति जो मंगोल जाति का भिक्षु था, वो गुस्से में हो रहा था, और गुस्से के कारण उसका मुंह लाल हो रहा था। वैसे तो मंगोल जाति का मुंह वैसे ही उनका रंग लाल होता है, परंतु गुस्से के कारण उसे और उसका मुंह लाल हो गया। और उसने लेखक को गुस्से में कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे, कंडे का अर्थ है ऊखले। ऊखले कि मैंने यहां पर बैठे बैठे 100 कंडे टोकरी फूंक डाले। लेखक ने बड़ी ही नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर क्या है? मुझे घोड़ा ही ऐसा मिला है। उसके बाद मैं पथभ्रष्ट हो गया था, यानी रास्ता भूल गया था। सुमति ने लेखक को सत्तू खाने के लिए दिया, चाय और सत्तू। सत्तू जो होता है, सत्तू भुने हुए आटे का अन्न। भुने हुए अन्न का आटा, ये होता है सत्तू, जिसे अपन कसार भी बोलते हैं देसी भाषा में। उसमें मीठा मिला करके खा सकते हैं। चाय और वो दिया। उसके बाद गर्मा गर्म थुक्पा। थुक्पा ये वहां का एक खाने का पदार्थ होता है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ। एक प्रकार का वहां का खाद्य पदार्थ है थुक्पा। ये दिया। उसके बाद सुमति और लेखक दोनों एक विशाल तिडरी के विशाल मैदान की तरफ चले। तिडरी जो एक मैदान है जिसके चारों ओर पहाड़ियां हैं, यूं कहें कि टापू नुमा एक स्थान। ये मैदान भी है और उसके किनारे पर चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। कुछ दूर उसमें चले, जिससे दूर एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती है। उसी पहाड़ी का नाम तिडरी समाधिगिरी है। आसपास के गांव में सुमति के काफी यजमान थे। यजमान उसके जान पहचान के लोग। उसने उन लोगों को कपड़े के पतली पतली चिट्टियां पाड़ करके बत्ती नुमा चिरी पाड़ करके उनसे गंडे बनाए और वो गंडे उन लोगों में
बांटता था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। आसपास के गांवों में सुमति गंडे बांटता। लेखक ने कहा कि यदि ऐसे इसी प्रकार से आप यहां गंडे बांटते रहोगे तो हम अपनी मंजिल पर कब पहुंचेंगे। सुमति ने स्वीकार किया कि दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे। भरिया कि भार भाग, भरिया का अर्थ है भार भाग, कि जो कोई हमारा सामान लेके चल सके, क्योंकि अब पैदल चलना था, चढ़ाई पैदल करनी, तो हमारा सामान कोई ले सके ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे। परंतु उन्हें कोई भार वाक नहीं मिला। उसकी तलाश में उन्होंने सुबह का समय ऐसे ही गंवा दिया। 10-11 बज चुके थे, तेज धूप थी, और तिब्बत की जो धूप बहुत ही कड़ी मालूम होती है, उसमें चलना भी दूभर होता है। यदि थोड़े से मोटे से कपड़े को सिर पर ढक लिया जाए तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे की सूरज की ओर मुंह करके नहीं चल सकते, यद्यपि थोड़े से कपड़े से अपने सर को ढकना पड़ता है, क्योंकि सूरज इतना तेज होता है कि सीधा ही उसकी चमक ललाट पर पड़ती है। ललाट, ललाट का अर्थ है माथा या मस्तिष्क, माथा। फिर कंधा जो था वो बर्फ से ठिठुर रहा था। लेखक ने और सुमति ने अपने अपने सामान अपनी पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लेकर के चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित उस तिरडी समाधिगिरी में भी थे, लेकिन वह वहां यजमानों से मिलना चाहता था, इसलिए आदमी से मिलने का बहाना करके सेकर बिहार में और चला गया। तिब्बत की जो जमीन है बहुत ही छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत सा ज्यादा हिस्सा मठों बिहारों में के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद जागीर के आदमियों के लिए करते हैं, जो एक राजा से कम नहीं होते, वो स्वयं उसके मालिक होते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से भी कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन, कंजूर का अर्थ है बुद्ध वचन, कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह मोटे मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी में 15-15 सेर से कम वजन नहीं था। सुमति ने फिर अपने आसपास के यजमानों से जाकर से पूछा, परंतु मैं पुस्तकों के भीतर था, अर्थात मैं अपना ध्यान जो है वो पुस्तकों में ही लगाए हुए थे। मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर बाद चले आए। और तिरडी गांव से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर लादा
और भिक्षु नमस्ते से विदाई लेकर के हम चल पड़े। तो बच्चों, ये था अपना ल्हासा की ओर जो लेखक की एक यात्रा है, उसने इस यात्रा के बारे में यहां बताया है। यहां पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द थे वो मैंने बोर्ड पर भी लिखे हैं। आप भी इस पाठ को देखना, इसे अच्छे से पढ़ना, और इसमें जो शब्द मेरे से छूट गए हों तो आप उसमें अपने नोटबुक में नोट कर लेना, और इसका गृह कार्य अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।